बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से मुतालिक है। ये इसकी आउटलाइन है लेक्चर की। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, और हम देखेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में फ़र्क क्या है, वेरिएबल्स और अरेज के लिए मेमोरी किस तरह एलोकेट की जाती है सी में, और हम सिंटेक्स देखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन जो हमारे पास हैं, मैलॉक है, कैलॉक है, फ्री और री एलोकेट। ये जो फंक्शंस हैं इनका सिंटेक्स, हम इनका यूजेज देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स। फिर हम देखेंगे कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फाइनली हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट देखेंगे। आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर के में कोर्स पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का, उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में लिंक लिस्ट और उसके वेरिएंट्स सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका देना इसलिए ज़रूरी है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और स्ट्रक्चर्स की जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो उसकी एक एग्जांपल है लिंक लिस्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन रेफर्स टू मैनेजिंग सिस्टम मेमोरी एट रन टाइम। ठीक है, रन टाइम से क्या मुराद कि जिस वक्त आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई उस वक्त हम चाहते हैं ऑन द फ्लाई कुछ मेमोरी एलोकेट की जा सके। बाकी सारी चीज़ें तो हमें बाकी सारे वेरिएबल्स अरेज के लिए मेमोरी हमें पहले से बतानी पड़ती है प्रोग्राम लिखते हुए कि किसको कितनी मेमोरी चाहिए। लेकिन अगर हमें और मेमोरी चाहिए है एट रन टाइम, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ऑन द फ्लाई या डायनामिकली अपनी मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। ये जो फंक्शंस हैं मैलॉक, कैलॉक, रीएलोकेट और फ्री, ये 4 फंक्शंस stdlib.h जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है सी की, इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा हम ज़रा देखते हैं कि जब हम एरेज यूज़ करते हैं या इंटीजर्स यूज़ करते हैं या और वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है सी में। लेट्स से कि हमारे पास ये एक एग्जांपल स्निपेट है कोड का। इसमें पहली लाइन में हमने मार्क्स, इंटीजर मार्क्स की एक नाम से एक एरे बनाई है विच कंटेन्स 20 एलिमेंट्स, और इसी तरह एक कैरेक्टर एरे बनाई है जिसका नाम है नेम, और इसके अंदर 15 कैरेक्टर्स होल्ड करने की स्पेस है। तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में ये होगा कि जब हम लोग इंटीजर मार्क्स 20 ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में 20 इंटीजर्स के लिए कंटिगुअस एक ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा जिसको हम मार्क्स जो उसका नाम है उससे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जब हम कैरेक्टर नेम 15 ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो 15 कैरेक्टर्स की स्पेस एलोकेट हो जाएगी। एक सिंगल वेरिएबल है तो उसके लिए 4 बाइट्स की स्पेस एलोकेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस कमांड जब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी तो वो स्पेस भी एलोकेट होगी और स्पेस के अंदर उसको इनिशियलाइज़ भी कर दिया जाएगा, उसके कंटेंट्स उसके अंदर 4 आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ऊपर वाले जो 2 केसेस थे इसके अंदर मेमोरी एलोकेट हुई है लेकिन अनइनिशियलाइज्ड है, इसका मतलब है इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है हमारे लिए वो गार्बेज है। ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि नम्स के नाम से एक इंटीजर एरे बनाई है और उसका साइज़ हमने वेरिएबल एक्स उसका साइज़ डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की एरेज जिसके अंदर हम लोग एक साइज़ के लिए एक वेरिएबल स्पेसिफाई कर देते हैं उसको सी में कहते हैं वेरिएबल लेंथ एरेज, और ये एक फ़ीचर है सी का जो C99 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और बाद में C11 में जो नया स्टैंडर्ड आया उसके अंदर इसको ऑप्शनल फ़ीचर कर दिया। तो बहुत सारे कंपाइलर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये VLS सपोर्टेड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इस तरह की लाइन जब आप लिखेंगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। आप लोग आजकल कोड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं और कोड ब्लॉक्स के बैक एंड पे GCC कंपाइलर यूज़ हो रहा है। GCC कंपाइलर उसके अंदर VLS सपोर्टेड हैं, लेकिन आप आगे 5th-6th सेमेस्टर में जब माइक्रो प्रोसेसर्स का कोर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे जो कंपाइलर्स यूज़ करेंगे उनके अंदर VLS की सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि अपना प्रोग्राम लिखते हुए इसका ख्याल रखा जाए कि वो फीचर सेट यूज़ किया जाए जो अक्रॉस कंपाइलर्स जिसके अंदर कंपैटिबिलिटी हो, ताकि आपका प्रोग्राम हर जगह पर कंपाइल हो सके। अच्छा, जब एरेज के लिए स्पेस एलोकेट होती है तो वो कंटिगुअस होती है, यानी अगर 20 एलिमेंट्स एलोकेट हो रहे हैं तो वन आफ्टर द अदर 4 इंटीजर्स पर एलिमेंट इस तरह से
4 बाइट्स पर एलिमेंट, इस तरह से स्पेस एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वी एल एस जो है ना हमें ये अलाउ करती है कि एक्स, अब यहाँ पे तो हमने प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया कि एक्स की वैल्यू 4 है, लेकिन इट इज़ परफेक्टली लीगल कि एक्स लेट से यूज़र से इनपुट आ जाती है या एक्स किसी और तरह कंप्यूट होता है, और उसके बाद हम उस एक्स को यूज़ करते हैं टू डायनामिकली एलोकेट मेमरी फॉर दिस नम। ठीक है। तो वेरिएबल लेंथ अरेज इज़ अ टाइप ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, लेकिन चूंकि ये वाइडली सपोर्टेड नहीं है या क्रॉस कंपाइलर सपोर्ट इसकी गारंटीड नहीं है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के जो आज हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी किसी एरे के लिए रन टाइम पे, तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसको ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने मार्क्स के लिए एक 20 इंटीजर्स की एरे बनाई, रन टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ गई 20 से ज़्यादा इंटीजर्स की। ठीक है। तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इस एरे का साइज़ बढ़ा सकूं। ठीक है। या लेट से कि मैंने एक एरे बनाई 200 एलिमेंट्स की, और जिस वक्त मैंने डेटा एंट्री स्टार्ट की रन टाइम पर प्रोग्राम में, तो मुझे पता चला कि भाई मेरे पास तो जो डेटा है वो है ही 4 बाइट्स, 4 नंबर्स हैं जो मैंने सेव करने। तो मैंने उसके लिए 100 या 200 एलिमेंट्स की स्पेस एलोकेट की हुई थी। ठीक है। तो उसमें इनएफिशिएंट यूज़ है, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे रिक्वायरमेंट आपकी एक्सीड कर जाती है रन टाइम पे, तो आप स्टक हैं, कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने इस डर से कि पहले से पता नहीं कितनी ज़रूरत पड़ जाए बहुत सारी मेमोरी एलोकेट कर दी, तो वो वेस्टफुल एलोकेशन ऑफ मेमोरी है। ठीक है। तो इस तरह के केसेस को अवॉइड करते हैं हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से। ये थोड़े से दोनों के कंपैरिजंस हैं। स्टैटिक मेमोरी तब एलोकेट होती है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना अभी इसने स्टार्ट नहीं किया होता, कंपाइलर कंपाइल कर लेता है और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होती है तो साथ ही मेमोरी इसके लिए एलोकेट हो जाती है। जबकि डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेट होगी वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑन द फ्लाई एलोकेट होती रहेगी। स्टैटिक मेमोरी जब एलोकेट करते हैं तो आप जितने भी वेरिएबल्स, एरेज, जितने भी स्टैटिकली एलोकेटेड एलिमेंट एंटिटीज़ आप यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो सारे के सारे स्टैक यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट होते हैं। और जब आप लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करेंगे तो उसके लिए बैक एंड पर हीप यूज़ हो रहा होगा। ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि स्टैक क्या होता है और हीप क्या होता है, और बैक एंड के ऊपर मेमोरी के अंदर इसका यूजेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स को किस तरह से यूज़ कर रहा होता है। ज़ाहिर बात है, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक मेमोरी ये इसका यूजेज लेस एफिशिएंट है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के जितनी ज़रूरत है उतनी मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट करवा ली, ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। मेमोरी यूजेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा एलोकेट करवा ली स्पेस, ठीक है। अब जब उसकी यूजेज ख़त्म हो गया, आपने एक एरे अपने प्रोग्राम में एलोकेट करवाई मेमोरी 20 या 200 एलिमेंट्स की, और जब आपने उसको यूज़ कर लिया और आपका प्रोग्राम अभी आगे भी चल रहा है और कुछ और काम कर रहा है, अब उस एरे के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहा, तो वो सारी मेमोरी एक चंक एलोकेटेड है जिसको आपका जो अब यूजेबल नहीं है, ना आपका प्रोग्राम उसको यूज़ कर सकता है, ना उस वक्त कोई और प्रोग्राम अगर साइमल्टेनियसली रन हो रहा है वो भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो ब्लॉक हो गई एक तरह से मेमोरी, अब यूज़ नहीं हो सकती। इसके मुकाबले में जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट भी हो जाती है और मेमोरी फ्री भी हो जाती है, डी एलोकेट भी हो जाती है। तो जितनी यूज़ करनी थी, जितनी देर के लिए यूज़ करनी थी, उतनी देर के लिए उसको यूज़ करके उसको फ्री कर दिया, उसको डी एलोकेट कर दिया, ताकि प्रोग्राम का बाकी हिस्सा या कोई दूसरा प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज़ कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों तरह की एलोकेशन में। और इसी की क्रॉलरी है कि वेरिएबल्स गेट्स एलोकेटेड परमानेंटली, और यहाँ पर जो डायनामिकली हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं इसके अंदर जिस वक्त आपका प्रोग्राम यूनिट गेट्स एक्टिव लिखा हुआ है, यानी जिस वक्त आपका वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होती है जिसमें एलोकेट करवा रहे हैं मेमोरी, तभी आपकी मेमोरी एलोकेशन होगी और फिर आप उसको डी एलोकेट भी कर सकते हैं। तो ये कोई मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। आगे चल के जब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। अच्छा, सी में मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीएलोकेट और फ्री। इनके प्रोटोटाइप्स मैंने यहाँ पर राइट पर दिए हुए हैं। प्रोटोटाइप हमें बताता है कि कितनी इनपुट्स
किस तरह की इनपुट और कितनी इनपुट्स हैं एक फंक्शन की और क्या उसकी आउटपुट है। तो मैलॉक फंक्शन की एक इनपुट है और एक इसकी आउटपुट है। इनपुट इसकी एक साइज़ का एक एलिमेंट है, वो बताता है कितने बाइट्स हम एलोकेट करवाना चाहते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, एलोकेट्स द मेमोरी ऑफ रिक्वेस्टेड साइज एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड स्पेस। तो पहली चीज़ तो ये एक मेमोरी एलोकेट करके नंबर ऑफ़ बाइट्स जितना आप इसको बताते हैं इनपुट पर, इस साइज़ अगर हम इसको 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं तो साइज़ की वैल्यू 4 रख के हम इनपुट पे भेजेंगे। और आउटपुट इसकी एक पॉइंटर आएगा जिसकी टाइप वॉइड है। वॉइड टाइप का पॉइंटर अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंटर जिसकी टाइप डिफाइंड नहीं है, जिसको हम कास्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरी टाइप के पॉइंटर से, चाहे फ्लोट है, चाहे कैरेक्टर है, चाहे इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, उसके साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन जो है वो कैलॉक है। कैलॉक के 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक तो साइज़ का आर्ग्यूमेंट है और एक नम का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, एलोकेट्स स्पेस फॉर एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। यहाँ पर ऑफ एन अरे लिखा हुआ है। बेसिकली ये करता है कि हम इसको कहते हैं कि हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए हैं मेमोरी के, और हम हर ब्लॉक का साइज़ इसको साइज़ में बताते हैं। ठीक है, ये जो साइज़ वेरिएबल है इनपुट, इसके अंदर हम बताते हैं कि हर ब्लॉक का साइज़ कितना होगा, और नम के अंदर हम बताते हैं कि कितने ब्लॉक्स हमें चाहिए। यहाँ पे तो मैलॉक के अंदर तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बस बता देते थे कि हमें इतनी बाइट्स चाहिए। यहाँ पर हम बताते हैं कि इतने ब्लॉक्स हमें चाहिए, जो साइज़ डिफाइन कर रहा है। सॉरी, ब्लॉक का साइज़ बताते हैं कि ब्लॉक का साइज़ क्या है, और पहली इनपुट में बताते हैं कि कितने ब्लॉक्स हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें 4 इंटीजर्स की स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। कैलॉक के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट 4 हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जो है ना वो साइज़ ऑफ एन इंटीजर हो जाएगा। और अगेन ये मेमोरी एलोकेट करने के बाद एक पॉइंटर रिटर्न कर देता है, यानी एक एड्रेस रिटर्न कर देता है जिसको हम कास्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक डिफरेंस जो इसमें कैलॉक और मैलॉक में है वो ये कि ये इनिशलाइज़ करता है एलिमेंट्स को 0, यानी जितनी मेमोरी एलोकेट हुई है सबको 0 से इनिशलाइज़ कर देता है। उसके अंदर गार्बेज नहीं रहती। वी नो फॉर सर्टन कि दे हैव बीन इनिशलाइज्ड विद द वैल्यू 0। मैलॉक जो मेमोरी एलोकेट करके दे रहा था उसके अंदर हमें नहीं पता था कि क्या वैल्यू हमारे लिए वो गार्बेज थी। ये दोनों फंक्शंस चंक ऑफ डेटा मेमोरी, चंक ऑफ मेमोरी एलोकेट कराने के लिए यूज़ होते हैं। तीसरा फंक्शन है रीएलोकेट। ये फंक्शन यूज़ होता है कि अगर इन दो ऊपर वाले 2 फंक्शंस को यूज़ करते हुए प्रीवियसली कोई मेमोरी एलोकेट की थी और अब उसका साइज़ हमने चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। इसको आप बताते हैं कि एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी PTR, तो उसका एक पॉइंटर देते हैं और साथ में उसको बताते हैं कि कितनी बाइट्स पे इसको रीएलोकेट कर दे। ठीक है, तो पहले अगर 100 एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट की थी, वो ज़्यादा हो गई, हम चाहते हैं 10 के लिए करें तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले 10 के लिए की थी, अब हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, हम लोगों को 50 एलिमेंट्स चाहिए, तो रीएलोकेट हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम अभी आगे देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, हमने ये चीज़ देखी थी शुरू में जब हम कंपेयर कर रहे थे डायनामिक और स्टैटिक मेमोरी को, तब हमने देखा था कि ये एफिशिएंट यूजेज अलाउ करता है हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और वो इस तरह से कि जिस वक्त मेमोरी के यूजेज मुकम्मल हो जाए हम उस मेमोरी को फ्री कर सकते हैं, उसको डी एलोकेट कर सकते हैं ताकि कोई प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा या कोई दूसरा प्रोग्राम्स को यूज़ कर सके। तो उसके लिए जो फंक्शन है वो फ्री है। ये जो पहले प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी थी उसका पॉइंटर इनपुट पे लेता है और इसकी कोई आउटपुट नहीं होती। ये उस पॉइंटर को लेके वो सारी मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। इट बिकम्स अवेलेबल एज अ मेमोरी रिसोर्स फॉर अदर प्रोग्राम्स और अदर सेक्शंस ऑफ द सेम प्रोग्राम। अच्छा, ये जो फंक्शंस इनकी एग्जांपल्स देखते थे और उनका यूजेज देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं एक 15 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कराना चाहता हूँ, उसके अंदर मैंने अपनी कोई स्ट्रिंग सेव करनी है। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया mystr के नाम से और उसकी टाइप कैरेक्टर स्टैटिक होगी। मैंने फंक्शन कॉल किया malloc 15 मल्टीप्लाइड बाय साइज़ ऑफ कैरेक्टर। साइज़ ऑफ कैरेक्टर आमतौर पे रिटर्न करेगा 1, क्योंकि 1 बाइट लेता है कैरेक्टर। 1 टाइम्स 15 इज़ 15। ठीक है, तो हमने कहा कि 15 बाइट्स हमें चाहिए। हमने malloc की इनपुट पर 15 आर्ग्यूमेंट भेजा और इसने जो चीज़ रिटर्न की दैट वाज अ पॉइंटर, वो हमने mystr को असाइन कर दिया। बेहतर ऑप्शन ये होती है कि यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग भी करें, जो इस केस में यहाँ पे नहीं की गई, उसको हम आगे चल के देख लेते हैं।
अगर 15 बाइट्स की स्पेस एलोकेट हो गई, कंटिगुअस स्पेस एलोकेट हो गई सक्सेसफुली, तो वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर देगा जो MyStr में आ जाएगा। और अगर लेट्स से कि किसी वजह से 15 बाइट्स की कंटिगुअस स्पेस एलोकेट नहीं कर सकता सिस्टम, तो फिर आपके पास एक नल पॉइंटर रिटर्न होगा। उसको चेक यहाँ पर किया है कि इफ़ द पॉइंटर रिटर्न इन MyStr इज़ इक्वल टू नल, तो आपका प्रोग्राम शुड एग्जिट और इट शुड गिव अ मैसेज कि कुड नॉट एलोकेट रिक्वेस्टेड मेमोरी, और आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाए। और भी ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम एग्जिट कर रहा है। अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका प्रोग्राम आगे चलेगा और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कॉपी, अपनी स्ट्रिंग जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी थी 15 बाइट्स की, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड के नाम से कुछ स्ट्रिंग डेटा कॉपी किया, उसको फिर हमने इसको प्रिंट करा के देख लिया। जब हमारा प्रोग्राम इसको यूज़ करके फारिग हो जाएगा और ये मेमोरी इज़ नो लॉन्गर नीडेड, हम उसको फ्री करा देंगे यूजिंग द फंक्शन फ्री। उसको पॉइंटर पास कर रहे हैं MyStr, जिस मेमोरी को हम फ्री कराना चाहते हैं। दूसरी एग्जांपल है कैलॉग की। इसके अंदर हमने कंपेयर किया हुआ है मैलॉक और कैलॉग को। हमारे पास दो इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स हैं, एक ptr1 एक ptr2। हमने पहली वाली कमांड से में 40 बाइट्स एलोकेट करवाए। 40 बाइट्स किस तरह, हमने 10 इंटीजर्स की स्पेस एलोकेट कराई है। 10 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट रिटर्न करेगा 4, 4 टाइम्स 10 इज़ 40, 40 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे। ptr1 उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट में इंट स्टैरिक लिखा है, ये बेसिकली कास्टिंग हो रही है। मैलॉक रिटर्न कर रहा था वॉइड स्टैरिक, वॉइड टाइप का पॉइंटर था, और उसको कास्ट कर लिया इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लिया, और ptr चूँकि इंटीजर टाइप का पॉइंटर था उसको वैल्यू असाइन कर दी। तो अच्छी अप्रोच ये है कि वॉइड स्टैरिक, वॉइड टाइप के जो पॉइंटर्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए आप उसको कास्ट करके उसकी प्रॉपर टाइप को फिर आप असाइन करें। ptr2 जो है वो कैलॉग के ज़रिए उसको असाइनमेंट हो रही है उसकी। कैलॉग को हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स देने थे, ठीक है। हमने बताया कि हमें 10 ब्लॉक्स ऑफ 4 बाइट्स ईच चाहिए। यहाँ पे आप देखें ये एक आर्ग्यूमेंट है, मैलॉक के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है। 10 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट की मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। इधर 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने बताया कि 10 ब्लॉक्स चाहिए, हर ब्लॉक का साइज़ 4 बाइट्स होगा, साइज ऑफ इंट, ठीक है। फिर हमने दोनों पॉइंटर्स को चेक किया कि क्या वो नल तो नहीं है, और अगर नल नहीं है तो हमने उस डेटा को फिर लेट से यूज़ कर लिया, उसके अंदर कोई वैल्यू प्रिंट करा के देख ली, या जिस तरह भी हम यूज़ करना चाहें। वंस वी हैव फिनिश्ड विद दैट मेमोरी जो हमने एलोकेट कराई थी, हमने दोनों पॉइंटर्स को फ्री कर दिया। इसी तरह हमारे पास रीअलॉग का फंक्शन है। इसमें हमने यहाँ पर शुरू में मैलॉक यूज़ करते हुए 15 बाइट्स एलोकेट करवा लिए, ठीक है, और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग कॉपी भी कर दी जिस तरह हम पहले देखा था। बाद में हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई बड़ी स्ट्रिंग सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने फंक्शन कॉल किया रीअलॉग के नाम से, और मैंने कहा कि ये जो पहले प्रीवियसली MyStr के अंदर मेमोरी एलोकेट कराई थी उसको अब चेंज करना चाहते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट पॉइंटर था प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी का, और दूसरा नया साइज़ जितना हम चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो नए सिरे से 20 बाइट्स एलोकेट करेगा। पहले सबसे पहले देखेगा जो पहले 15 बाइट्स एलोकेट की थी क्या उसके आगे जगह खाली है, एग्जैक्टली उसके कंटिगुअस आगे। अगर जगह खाली हुई तो वहीं पर उसको एक्सटेंड कर देगा, और अगर जगह खाली ना हुई तो इन 15 बाइट्स को भी वो रीएलोकेट करेगा, और प्लस जो 5 और हमें एडिशनल चाहिए वो भी उसके साथ मिला के कंप्लीट 20 बाइट्स रीएलोकेट करके उसका पॉइंटर हमें दे देगा जो MyStr में वापस हमने कॉपी कर लिया। और उसके अंदर फिर हम अपनी मर्ज़ी का डेटा डाल सकते हैं। जब हमारा यूजेज मुकम्मल हो जाए तो हम उसको फ्री कर सकते हैं। ये सारा कोड आप यहाँ से कॉपी करके इसको रन कर सकते हैं। ये कोड टेस्ट किया हुआ है, ये सही रन होता है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि अगर हमने इंटीजर और कैरेक्टर टाइप की मेमोरी एलोकेट कराई, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, हम स्ट्रक्चर्स के साथ भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हेडिंग में यूजिंग DMA विद स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, मैं इसको स्लाइड्स में करेक्ट कर दूंगा। DMA बेसिकली डायनामिक मेमोरी एक्सेस के लिए यूज़ होता है, वो कम्प्लीटली
इरेलीवेंट, एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, इससे रेलेवेंट नहीं है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को आमतौर पे हम इस तरह से उसको नहीं लिखते, डीएमए नहीं लिखते उसको, ठीक है। ये दिस शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, लेट्स से कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने इस तरह डिक्लेयर किया है कि उसके अंदर एक इंटीजर आईडी के नाम से है, एक कैरेक्टर अरे 20 बाइट्स की है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सैलरी के नाम से है, जिसके अंदर सैलरी रखेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने टैग दिया है एम्प्लॉई का, ठीक है। तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करके इसके लिए भी स्पेस एलोकेट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। मेन फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हमने एक पॉइंटर बनाया है ऑफ टाइप एम्प्लॉई, स्ट्रक्ट एम्प्लॉई स्टार ये मिला के ये तीन यहाँ तक ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं ऑफ टाइप स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, और उस पॉइंटर का नाम होगा स्ट्रक्ट अंडरस्कोर PTR। उसके बाद हमने 5 स्ट्रक्चर्स की स्पेस एलोकेट कराई है, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स की स्पेस एलोकेट कराई है। EMP साइज़ डिफाइन कर रहा है कि कितने स्ट्रक्चर्स की हम स्पेस एलोकेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। और ऊपर EMP साइज़ 3 डिफाइन हुआ हुआ है। तो ये यहाँ पे जो कैलॉग की इनपुट है वो बन जाएगी कि हमें 3 ब्लॉक्स चाहिए और हर ब्लॉक का साइज़ वो साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉई है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉई का जितना भी साइज़ होगा वो हम यहाँ से कंप्यूट भी कर सकते हैं, हमें कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स का, 20 बाइट्स इसके, 4 बाइट्स फ्लोट के, तो ये 28 बाइट्स बन गए, ठीक है। तो साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉई जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली 28 रिटर्न कर देगा और आप यानी 28 बाइट्स पर ब्लॉक इस तरह के 3 ब्लॉक्स की मेमोरी एलोकेट करवाई है और उसका एक पॉइंटर उसको हमने कास्ट करके ये जो स्ट्रक्चर पॉइंटर स्ट्रक्ट अंडरस्कोर PTR था उसको असाइन कर दिया। तो अब हमारे पास एक 3 स्ट्रक्चर्स की स्पेस एलोकेट हो गई मेमोरी में और स्ट्रक्ट अंडरस्कोर PTR उसको पॉइंट कर रहा है। फिर हमने क्या किया कि एक लूप के अंदर यूज़र से इनपुट डेटा ले लिया, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज़ करते हुए अपने एम्प्लॉई डेटा को इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। इसके लिए हमने फंक्शन लिखा हुआ है इनपुट एम्प्लॉई डेटा, जिसकी कोई इनपुट नहीं है और वो एक स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। ये जो सैम्पल कोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसके अंदर ये फंक्शंस डिफाइंड है। यहाँ पे सिर्फ इसका प्रोटोटाइप गिवन है ऊपर और यहाँ पर उसको कॉल किया हुआ है, लेकिन जब ये कॉल होगा तो ये एक स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा जिसके अंदर यूज़र से इनपुट लेकर डेटा इनिशियलाइज़ किया हुआ होगा। उसके बाद अगला लूप है जो ये जो 3 एम्प्लॉइज़ का डेटा था इसको प्रिंट करा देगा स्क्रीन के ऊपर, और जब ये सारा डेटा हम यूज़ करके फारिग हो जाएंगे, हमने कोई इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है और जो कुछ भी करना है, वंस वी आर फिनिश्ड हम उसको सारी स्पेस को डी एलोकेट कर सकते हैं यूजिंग द फ्री फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर्स के साथ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ हम देखते हैं कि इसको हम यूज़फुल किस तरह बनाएं। हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम डायरेक्टली डायनामिकली एलोकेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ होती है, एक डायनामिक एरे इसको आप कह सकते हैं, इट्स नॉट एन एरे, अभी हम इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट किस तरह से होती है? लिंक्ड लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं। तो कुछ नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और नोड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट डेटा होल्ड करता है, दूसरा पार्ट एक पॉइंटर होता है जो एड्रेस होल्ड करता है ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। यहाँ पर हमने दिखाया कि ये नोड फर्स्ट नोड है, इसके अंदर डेटा 10 है, इसका अपना एड्रेस 204566 है, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। इसका जो पॉइंटर है नेक्स्ट पॉइंटर वो अगली नोड को पॉइंट कर रहा है और अगली नोड का एड्रेस 208624 है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो अगली नोड को पॉइंट कर रहा है और अगली नोड के अंदर डेटा 21 है और उसका एड्रेस नीचे लिखा हुआ है ग्रीन में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आखिरी एलिमेंट होगा लिंक लिस्ट का, उसका जो पॉइंटर है नेक्स्ट पॉइंटर वो नल होगा, उसको मैंने यहाँ पे क्रॉस से डिपिक्ट किया है।
और हमारे पास एक पॉइंटर हेड नाम से होगा जो हमें स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट दे रहा होगा। तो इस तरह की जो लिस्ट है, इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास लिंक लिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट इज पॉइंटेड टू बाय अ पॉइंटर कॉल्ड द हेड। अनलाइक एरेज, द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट डू नॉट ऑक्यूपाई कंटिगुअस लोकेशंस इन मेमोरी। ये चीज़ ज़रा नोट करने की है कि ये कंटिगुअस लोकेशंस नहीं है। ठीक है, ये मेमोरी में किसी एक जगह पहली नोड पड़ी हुई है, दूसरी नोड मेमोरी में किसी और जगह पड़ी हुई है, इसी तरह ये तीसरी नोड किसी और जगह पड़ी हुई है। लेकिन ये चूंकि पॉइंटर्स लिंक कर रहे हैं इनको, हर नोड का नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट के स्टार्ट एड्रेस को, तो इस तरह इनके दरमियान में एक लिंक स्टैब्लिश हुआ हुआ है। अगर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस है हेड के अंदर, इसको यूज़ करते हुए आप आइट्रेट कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जिस तरह एरे के अंदर आप इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं या पॉइंटर इंक्रीमेंट करके आप एरे के नेक्स्ट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट तक जाने के लिए ये नेक्स्ट पॉइंटर ही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास बड़ी है लिस्ट, 100 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप 50th एलिमेंट पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उसके 50th एलिमेंट पे नहीं जा सकते, हेड से स्टार्ट करके एक आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते हत्ता कि आप 50th एलिमेंट पर पहुंच जाएं। नोड्स कैन बी डायनामिकली एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे का साइज़ तो फिक्स हो गया, चाहे आपने उसको डायनामिकली एलोकेट किया यूजिंग वेरिएबल लेंथ एरेज या स्टैटिकली किया, दोनों सूरतों में जब एक दफ़ा डिफ़ाइन हो गई और एक दफ़ा उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई तो वो फिक्स्ड है। 100 एलिमेंट्स की एरे बनाई थी तो आप उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में ये जो लिंक्ड लिस्ट है, इसके अंदर जब हम कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं हम एक नई नोड ऐड कर लेंगे, और जब हम इसमें से कोई नोड को रिमूव करना चाहेंगे तो हम एक नोड को रिमूव भी कर सकते हैं। सी में हम लोग स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हुए एक नोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सैम्पल स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर दिखाया कि ये एक पॉसिबल नोड हो सकती है। इसका टैग हमने नोड रखा। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इंटीजर टाइप का डेटा और एक पॉइंटर जो इसी टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही एक पॉइंटर है जिसका नाम हमने नेक्स्ट रखा है। ठीक है, इस तरह की नोड्स जितनी भी हम डिक्लेयर करते चले जाएंगे डायनामिकली और उसको अपनी लिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। इसका कोड भी हम देखते हैं अभी, और इसका एक मैकेनिज़्म, जिस मैकेनिज़्म से हम नई नोड इंसर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास स्टार्ट में एक लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, उसके अंदर 3 नोड्स हैं और वो आपस में इस तरह से लिंक्ड हैं। हेड हमें पॉइंट कर रहा है टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नोड। ठीक है, लेट्स से कि हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हुए एक स्ट्रक्चर टाइप का के लिए जो है स्पेस एलोकेट करवाई, अपनी नई नोड के लिए स्पेस एलोकेट करवाई ऐसे। ठीक है, उसको पॉइंटर असाइन हो गया न्यू नोड का, और किसी भी लोकेशन पे मेमोरी में कंटिगुअस नहीं है, किसी भी लोकेशन पे इसके लिए स्पेस एलोकेट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज़र से इनपुट लेके इसका डेटा इनिशियलाइज़ किया। फिर हमने क्या किया कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, चूँकि अब ये नई लास्ट नोड इसने बनना है, ये लास्ट नोड हो जाएगी, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल हो जाना चाहिए, तो उसको हमने नल असाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने हमारे पास जो गिवन लिंक लिस्ट थी इसको एक्सेस करने का तो एक ही तरीका था कि हमारे पास पॉइंटर हेड था। हमने एक और पॉइंटर लिया PTR के नाम से, और वो PTR हेड के इक्वल कर दिया, यानी वो पहली नोड को पॉइंट करना शुरू हुआ। और फिर हमने एक कंडीशन चेक की कि क्या ये इस PTR का नेक्स्ट क्या वो नल को पॉइंट कर रहा है। अगर वो नल को नहीं पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये नोड लास्ट नोड नहीं है। ठीक है, करंट लास्ट नोड नहीं है, तो हम आगे मूव करते हैं। पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट जब करेंगे तो हमारा पॉइंटर अगली नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर हम ये चेक करेंगे कि इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल है कि नहीं। अब नहीं है नल, तो हम लिखेंगे PTR नेक्स्ट PTR इज इक्वल टू PTR एरो नेक्स्ट। हम इसके नेक्स्ट को यानी थर्ड नोड को पॉइंट करना शुरू कर देंगे ऐसे। यहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे
कि क्या इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल है, तो यस ये नल है। अगर ये नल है तो अब हमने क्या करना है, इसमें ये वाली जो न्यूली क्रिएटेड नोड थी ये हमने इसके साथ लिंक करनी थी। तो पी टी आर का जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये, इसको हम कह देंगे कि इस न्यू नोड के बराबर हो जाए, तो गोया वो इसको अगली नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पहले नल था, अब नल नहीं रहा, अब वो पॉइंट कर रहा है इस न्यूली क्रिएटेड नोड को। ये जो न्यू नोड का पॉइंटर है इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इस पीटीआर पॉइंटर को भी रीयूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे इसके लिए कोई फंक्शन बना लिया होता है, तो ये जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होती है तो ये ऑटोमेटिकली ये डी एलोकेट हो जाते हैं, दोनों पॉइंटर्स डी एलोकेट आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं, डी एलोकेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक नई नोड इंसर्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, और अपनी लिस्ट को हम जितना चाहे ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह का एक मैकेनिज़्म किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट को या दरमियान में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ये जो सारे एल्गोरिदम्स हैं ये आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब आप लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको जनरली एक आइडिया देना था कि लिंक लिस्ट क्या होती हैं और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह एसेंशियल है एक लिंक लिस्ट को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दे दिए हैं जिसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और आखिर में लिंक लिस्ट का भी एक लिंक दिया हुआ जो लिंक लिस्ट को टैकल करता है। प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो एक लिंक्ड लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली। अभी जो हमने फंक्शन देखा था इंसर्ट नोड एट एंड, उसके लिए हमने एक फ़ंक्शन बना लिया है। ये फंक्शन क्या करता है, ये एक न्यू नोड के नाम से एक पॉइंटर कोई वैल्यू असाइन करता है। मैलॉक के ज़रिए एक नई नोड का डेटा स्पेस एलोकेट करके इस न्यू नोड को असाइन कर दिया। उसके बाद इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पॉइंटर है टू द नेक्स्ट नोड, उसको नल कर दिया क्योंकि अब इसने आखिरी नोड बन जाना है। फिर हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए गेट नोड डेटा के नाम से एक फ़ंक्शन कॉल कर लिया और यूज़र से इनपुट ले ली। और उसके बाद जो पीटीआर था जो स्टार्ट ऑफ द नोड को पॉइंट कर रहा था, उसको हमने चेक करना शुरू किया कि जब तक वो लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाता हम पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इस तरह से उसको आगे मूव कराते रहते हैं। जब वो लास्ट नोड पे पहुंच जाता है तो हम पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड करते हैं और ये फंक्शन एग्जिट हो जाता है। तो वो जो अभी हमने छोटी सी एनिमेशन लास्ट स्लाइड पे देखी थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये वाला फंक्शन कर रहा है। ठीक है, हमने कुछ हेल्पर फंक्शंस बनाए हैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करने के लिए, जो इसी तरह शुरू से ट्रेवर्स करना शुरू करता है, हर नोड का डेटा प्रिंट कर देता है। इंसर्ट नोड एट एंड हम देख चुके हैं। गेट नोड डेटा यूज़र से जो है ना इनपुट लेता है और नोड डेटा को अपडेट कर देता है। ठीक है, हमने एक हेड के नाम से एक पॉइंटर बना लिया स्ट्रक्ट नोड टाइप का, और एक न्यू नोड के नाम से एक पॉइंटर बना लिया। मैलॉक के ज़रिए हमने पहली नोड का डेटा एलोकेट करके हेड को असाइन कर दिया और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू थी उसको नल कर दिया और इसका डेटा पार्ट यूज़र से इनपुट लेकर उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारे पास लिस्ट के अंदर एक नोड आ गई। ठीक है, ये जब 3 कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे पास नोड लिंक लिस्ट की पहली नोड आ गई। उसके बाद हमने एक डू वाइल लूप लगाया जो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक नई नोड इंसर्ट करता है और यूज़र से पूछता है कि क्या कोई और नोड इंसर्ट करनी है। अगर यूज़र वाई प्रेस करता है येस के लिए तो नई नोड इंसर्ट करता है, वरना इंसर्ट नहीं करता। जब यूज़र वाई के बजाय कुछ और नो प्रेस कर देता है, एन प्रेस कर देता है, तो ये लूप ख़त्म हो जाता है और उसके बाद प्रिंट लिस्ट का फंक्शन कॉल होता है जो प्रिंट कर देता है हमारे सारी लिस्ट को, उसके डेटा को प्रिंट कर देता है। और फिर हम ये भी प्रिंट हमने करा लिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर। ये जो प्रिंट लिस्ट का फंक्शन है ये एक इंटीजर रिटर्न करता है जो बताता है कि कितने एलिमेंट्स थे हमारी लिस्ट में, तो हम उसको एक्स को प्रिंट भी करा लेते हैं। तो ये फंक्शन है, इसको रन करके देख लेते हैं। अभी सबसे पहले एंटर नोड डेटा, ये हेड के लिए डेटा मांग रहा है। मैंने कहा पहली नोड है जो हेड जो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बनेगी उसका डेटा 6 हो गया। फिर अगली नोड इंसर्ट कर रहा है, उसका डेटा 8 हमने दे दिया। क्या पूछता है कि क्या कोई और नोड एंटर करना चाहते हो, मैं कहता हूँ येस। तो कहता है उसका डेटा बताओ, लेट से 9 हमने एंटर कर दिया।
कहता है कोई और नोड इंसर्ट करना चाहते हो, मैंने कहा येस। इसमें मैंने 3 डेटा एंटर कर दिया, कोई भी इंटीजर डेटा मैं दे सकता था यहाँ पे। फिर कहता है कि डू यू वांट टू एंटर अनदर डेटा, मैंने कहा नो। तो उसने प्रिंट कर दिया कि डेटा एट 0, नोड 0 उसका डेटा 6 है, नोड 1 का डेटा 8 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर 4। तो इस तरह से हम लोग एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। जब हम लोग अपनी लिस्ट यूज़ कर चुके और अब उसकी मेमोरी को हम डी एलोकेट करना चाहते हैं, तो आखिर में जो पॉइंटर हेड है जो स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट पॉइंट कर रहा है उसको हम फ्री कर देते हैं और इस तरह हमारी ये मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। तो ये ओवरव्यू है हमारा, ये हमारा ओवरव्यू है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का और लिंक लिस्ट्स का।